हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझा था कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है और अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। जैसे हमने देखा था उसमें 7 स्टेप्स होते हैं, राइट। आइडेंटिफिकेशन का स्टेप होता है, मनी मेजरमेंट होता है, देन रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजेशन होता है, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। ये 7 स्टेप्स होते हैं हमारी पूरी अकाउंटिंग में, राइट। और हमने एक डेफिनेशंस भी मोटे मोटे तौर पे लिखवा ली थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, राइट। क्या बताया था मैंने? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी टू कम्युनिकेट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको एक रफली सा डेफिनेशन करवाया था। आज हम अकाउंटिंग के डेफिनेशंस देखेंगे, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, राइट। इसके साथ ही साथ यूजर्स मतलब जो भी आज की क्लास में हम कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो आपके बुक में ना बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, राइट। अगर मैं आपके बुक में बात करूं तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। एक डेफिनेशन दी गई है जो कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी थी 1966 में। उन्होंने क्या कहा था? अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का? आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का और कम्युनिकेट करने का। किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और डिसीजन ले सकें, ताकि यूजर्स जो है अकाउंट्स के वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट और डिसीजन ले सकें, राइट। इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई है, वैसे अमेरिका में होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है वहां पे ना, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो आपको ये डेफिनेशन नहीं देखनी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो डेफिनेशन देखनी है, जो आपने कल समझा है उसके हिसाब से देखनी है। 10 के क्या भी रहा? 10 अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने भी आपसे कहा था। क्लासिफाइंग, मैंने भी यही बोला था। समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। किसको इंटरप्रिटेट करना है आपको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है, ताकि क्या कर सको? कम्युनिकेट कर सको उसके रिजल्ट को। किनको? जो कि पर्सन इंटरेस्टेड है उस इंफॉर्मेशन में। कल इसी को मैंने और सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बताया था। वैसे तो आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है व्हाट इज अकाउंटिंग, दिस डेफिनेशन इज प्रेफरेबल। कल जो हमने किया था वही ये बोल रहा है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूं। तो हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। हाँ, इसके साथ ही कल हमने कैसे जनरेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सीख लिया था। हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, राइट। और मैं बताऊं तो आप सबको ही पता है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कि नहीं ये तो कुछ नया निकल आया, हमें पता ही नहीं है कि हम अकाउंटिंग मतलब जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एक बात बताओ मुझको, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग छोड़ो, आप जो नोट्स बनाते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि सिस्टमेटिकली आपके पास सारे नोट्स, सारी इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल हो, है ना। अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो उसका एक रजिस्टर हो जिसमें आपको उसकी सारी चीज मिल जाए, ताकि आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सको लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम के टाइम पे, राइट। इसी तरह से आप अलग से एक इकोनॉमिक्स का रजिस्टर बना लेते हो, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का रजिस्टर बना लेते हो, लॉ का बना लेते हो, सबके सेपरेट रजिस्टर्स आप बनाते हो ना, नोट्स बनाते हो। क्या उसमें क्या है? एक सिस्टमैटिक मेथड है ना, एक सिस्टम है। ये नहीं होता कि एक ही में कहीं भी कुछ भी करते
जा रहे हो। अब अकाउंटिंग में भी अगर मैं कहूँ, अकाउंटिंग में भी मैं आपसे कहूँ कि ठीक है हमने रिकॉर्डिंग तो की थी, है ना, हमने एक रजिस्टर बनाया था पहले, है ना, जर्नल बनाया था, राइट। मतलब अकाउंट्स में भी फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप सारे बिल्स रख रहे हो, है ना, आप क्या करो, आप सारे बिल्स आपके पास हैं और इन सारे बिल्स को क्या करते हो, आप रिकॉर्ड भी करते हो। मतलब रिकॉर्ड करते हो जब आपका मन आता है, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो इसको रिकॉर्ड कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको रहने दो, इसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, मतलब जो आपके मन में आता है उसको रिकॉर्ड करते हो, जो आपके मन में नहीं आता उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, जिसका मन करता है उसका आप बिल रखते हो, जिसका मन नहीं करता उसका आप बिल नहीं रखते, मतलब जो आपकी मर्जी है वो करते हो, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रखोगे तो ईयर एंड पे क्या होगा, देन ईयर एंड पे क्या होगा, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे? आप बताओ मुझे, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे? इट्स जस्ट लाइक आप एक अपने नोट्स को बहुत बेकार तरीके से बनाओ, कोई सिस्टम नहीं है, एक ही रजिस्टर में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ सब कर रखो और समझ नहीं आ रहा है कहाँ कंपनी अकाउंट्स चालू हो रहा है, कहाँ कंपनी अकाउंट्स खत्म हो रहा है, कहाँ इंट्रोडक्शन है, कहाँ पार्टनरशिप है, क्या होगा? एग्जाम से एक रात पहले पढ़ सकोगे? उसी तरीके अगर इस तरीके से आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे, सोचो इस तरीके से अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे? आप कोई भी रिजल्ट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ठीक है, क्या है? फाइनेंशियल ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल हटा दो, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियल ना हो, नॉन फाइनेंशियल हो, बिजनेस मनी के टर्म्स में ना हो, लेकिन आप रिकॉर्ड करते हो, वो आगे आप पढ़ोगे, राइट। सेकंड, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन का। क्या करना? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन का। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आऊं उससे पहले आप ये बताओ, आप मुझे बताओ कि आप ये जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, इधर सरका लेती हूँ, अगर आप ये जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हो, राइट। मैं तो बहुत सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता हूँ हर चीज को। एक है आपका स्टूडेंट टॉपर है क्लास का, वो कहता है मैं बहुत सिस्टमेटिकली अपने नोट्स बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ मैं अपने सिस्टमेटिकली नोट्स? एक स्टूडेंट अपने नोट्स सिस्टमेटिकली क्यों बनाता है? ताकि वो एग्जाम से पहले पढ़ सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, राइट। उसी तरह अकाउंट्स में भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग की ही क्यों जाती है? तो आप लोग क्या कहोगे? अकाउंटिंग जो की जाती है वो की जाती है टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों की जाती है? प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए की जाती है ना, कि भाई हम पता कर सकें हमारा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम पता कर सकें, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव किसी को ही पूछ लो, भैया आपने अपने अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए? ताकि मैं ईयर एंड पे प्रॉफिट निकाल सकूं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और चीज होती है जो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड डिटरमाइन करने में मदद करते हैं, वो क्या है? टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के मतलब क्या है? यही हमें बताते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, पोजीशन अच्छी है। असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, पोजीशन खराब है। तो जब हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि हमने साल भर क्या किया, एक सिस्टम से रिकॉर्डेड है, तो हमें ईयर एंड पे वो सारी चीजें करना, मतलब प्रॉफिट निकालना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया सारे ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो। क्यों हो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड? उसका आंसर मिल गया। क्यों अच्छी तरीके से रिकॉर्ड? उसके दो ही रीजन है। ठीक है, पहला रीजन क्या है?
टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आप ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सको। ठीक है, तो तीसरा क्या है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। भाई एक बात बताओ, हम क्यों करते हैं? ठीक है, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है प्रॉफिट निकालने की, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने की? एक सीधी सी बात है, मैं आपसे कहती हूँ, मुझे नहीं मतलब मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा, मुझे नहीं जानना मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा, मुझे नहीं जानना मेरे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे पास अच्छा खासा कैश आ रहा है, उस कैश की बदौलत कैश इतना आ रहा है कि मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरे घर के खर्चे भी चल रहे हैं, मेरा सब कुछ चल रहा है, मुझे जानना ही नहीं है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मुझे नहीं जानना मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी। ठीक है, तो क्यों, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि हमें प्रॉफिट जानना होता है, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है? मैं इकलौती बंदी हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ, अकेली इंसान हूँ, मैं खुद बिजनेस चला रही हूँ। ठीक है, मैं ही सारी डिसीजंस लेती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। एक प्रोप्राइटरशिप है, सोच के देखो ना, एक प्रोप्राइटरशिप है, वो बंदा अकेले बिजनेस करता है। ठीक है, मतलब अकेले बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वही सारे डिसीजंस भी ले रहा है। ठीक है, और उसके पास बिजनेस से अच्छा खासा कैश आ रहा है, जिससे उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, उसके घर के खर्चे भी चल रहे हैं, सब कुछ। ऑल दो वो नहीं जानता उसका प्रॉफिट कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, लेकिन सब कुछ उसका अच्छा अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। मैं ठीक है, एक बात कह रही हूँ कि वो नहीं जानना चाहता, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल दो जो भी बिजनेस कर रहा है वो तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है। तो भाई हमें ये प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्यों जाननी होती है? पहली चीज तो भाई ह्यूमन नेचर है, हमें जिज्ञासा होती है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है ना? तो हम तो पहली चीज, कोई भी ओनर होगा वो जानना ही चाहेगा ना, ओनर जानना ही चाहेगा कि भाई उसके बिजनेस में क्या प्रॉफिट है और क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसलिए तो वो कैलकुलेट करता ही करता है। अगर मैं कहूँ ओनर नहीं भी जानना चाहता, तब भी उसे कैलकुलेट करना पड़ता है ना? तब भी उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों भैया? क्योंकि क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। क्या करना होता है? कम्युनिकेट करना होता है। किसको? टू यूजर्स। आपको कम्युनिकेट करने होता है। क्या चीज कम्युनिकेट करना होता है? फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल कम्युनिकेट करना होता है क्या? वही आपका प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको क्या है, कम्युनिकेट करनी होती है। अब आप कहोगे मैडम कंपनी में, तो मैं मान लूं कि कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, तो वहां पे तो जरूरत है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप है, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी कैलकुलेट करना चाह रहा, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उसे किसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है? वो क्यों ही कैलकुलेट कर रहा है? एक बात बताओ, माना उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन बेचारा ये ओनर जो कि ये प्रोप्राइटर है, बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स तो देना है कि नहीं? जब गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी ना, तभी तो इस प्रॉफिट पे टैक्स दोगे। ये तो सबके समझ में आ गया, ये एक सीधी सी बात है, सबके समझ में। इसलिए तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया हम फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम कम्युनिकेट कर सके फाइनेंशियल रिजल्ट को। यानी कि अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या है? टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, इसको लिख लो, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स का में दोनों आ गए, किसका कौन? प्रॉफिटेबिलिटी भी और फाइनेंशियल पोजीशन। किसको करना होता है? टू फाइनेंशियल रिजल्ट टू यूजर्स।
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये कम्युनिकेट करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक अगर प्रोप्राइटरशिप भी है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स बताना होता है। इसके अपार्ट एक प्रोप्राइटरशिप है तो वो बिजनेस कर रहा है तो उसको ये भी तो देखना है कि भाई उसे कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना है। उसको ये भी तो जानना पड़ेगा कि वो अकेले बिजनेस कर रहा है तब भी उसको सैलरी कितनी देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। मैं एक चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूं, ये जो है यूजर्स हैं, ठीक है, ये अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और किसको क्यों क्यों कम्युनिकेट करना पड़ता है। हम अभी इसको डीप में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको यही समझो क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट कम्युनिकेट करने होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, हम क्यों करते हैं, हम करते हैं टू असर्टेन सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होती है, ठीक है, हमें बिजनेस की सॉल्वेंसी पता करनी होती है। अब क्वेश्चन आता है सॉल्वेंसी कितनी क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब है ये पता करना कि भाई कंपनी फ्यूचर में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मतलब बिजनेस फ्यूचर में रन कर पाएगा ये नहीं। क्या चेक करते हैं वैसे, हम इसमें चेक करते हैं बिल, चलो यार हिंदी में लिखो, हम इसमें क्या चेक करते हैं, बिजनेस फ्यूचर में सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, हम ये देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर सरवाइव करेगा या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज बोलूं, हम ये देखते हैं स्टेबिलिटी है बिजनेस में, स्टेबिलिटी है या नहीं है। कैसे देखोगे, कैसे देखते हैं, देखो असर्टेन सॉल्वेंसी का मतलब बिजनेस फ्यूचर में जिंदा रहेगा या नहीं, कि मर जाएगा, स्टेबिलिटी है कि नहीं, हमें सॉल्वेंसी देखनी होती है। सॉल्वेंसी क्या होती है, देखो दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो सॉल्वेंसी क्या होती है। आप मुझे एक बात बताना, दो बिजनेस है ना, आप खुद ही देखना, दोनों बिजनेस हैं ए और बी, दोनों ही अपने अकाउंटिंग भी करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं ना तभी पता चलेगा है, इसके पास असेट्स जो हैं वो ज्यादा है लाइबिलिटी से, इसके पास जो असेट्स हैं वो बहुत कम है लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में असेट्स कम है। एक कंपनी है ए, मान लो इसके पास 100 रुपए की असेट्स है और लाइबिलिटी मात्र 40 रुपए की है। एक ये कंपनी है 100 रुपए की असेट्स है और लाइबिलिटी 120 रुपए की है, 120 की क्या यहाँ कर लो, मान लो लाइबिलिटी आपकी 150 रुपए की है। एक ये है, एक ये है। आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सी कंपनी स्टेबल है या कौन सी कंपनी फ्यूचर में सरवाइव करेगी। आप बहुत आसानी से बोलोगे मैडम ये कंपनी स्टेबल है ना, ये कंपनी स्टेबल है। भैया आप एक कॉमन ह्यूमन की तरह सोचो ना कि आप हो, आपके पास जेब में पैसे चुकाने के लिए 10 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास किसी को लौटाने 1000 रुपए और आपकी कमाई जो है 10 रुपए है। ठीक है, तो आप क्या है, आपकी कंडीशन खराब है ना, अगर आपके पास आपकी एसेट से ज्यादा लोन है तो आपकी कंडीशन खराब हुई कि नहीं हुई। उसी तरीके से ये भी है, अब ये व्यक्ति के पास 100 रुपए की एसेट, 40 रुपए की लाइबिलिटी, आराम से 100 में से 40 रुपए चुका सकता है। ये व्यक्ति 100 रुपए चुकाने के लिए है और 150 रुपए चुकाना है, तो इसके पास कंडीशन खराब है, तो ये क्या है, इसकी कंडीशन अनस्टेबल है। इसमें इसके पास क्या है, इसके पास सॉल्वेंसी नहीं है। तो भैया ये हमने कैसे निकाला, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास असेट कितनी है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है। तभी पता चलेगा ना कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करना। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को सबसे पहला, दूसरा डिटरमाइन करना प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की, तीसरा डिटरमाइन करना फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, चौथा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करना, एंड पांचवा डिटरमाइन करना बिजनेस की सॉल्वेंसी को। ठीक है, इसके अलावा भी अकाउंटिंग के अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा चलो एक और बता दो, आप खुद बता सकते हो। छठा पॉइंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना,
एक बात बताओ, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो आप अकाउंटिंग करोगे तभी मैं बता रही हूँ, मुझे एक एग्जांपल देना। ईयर 1, ईयर 2, ठीक है, ईयर 3, 3 ईयर है। यहाँ 100 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ 120 का प्रॉफिट था, यहाँ 140 का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है ना। प्रॉफिट क्या हो रहा है? यहाँ भी इंक्रीज हुआ और यहाँ भी इंक्रीज हुआ, राइट? यही हुआ ना, यहाँ भी इंक्रीज हुआ और यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यही चीज हुई ना। तो ये प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? क्यों निकाल पाए? क्योंकि आपने अकाउंटिंग की थी। आप यहाँ का प्रॉफिट क्यों निकाल पाए? क्योंकि इसने अकाउंटिंग की, इस ईयर में भी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये क्यों निकाल पाए? अकाउंटिंग की। और जब आपने अकाउंटिंग की वजह से तीनों साल का प्रॉफिट निकाला, इन प्रॉफिट को एनालाइज किया, तो एनालाइज करके ही आप इंटरप्रेट कर पाओगे ना कि बिजनेस क्या कर रहा है। बिजनेस क्या है? बिजनेस परफॉर्मिंग गुड, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस परफॉर्मिंग गुड। कैसे निकाला आपने? भैया आपने पिछले 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया और एनालाइज करके आपने इंटरप्रेटेड किया कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये क्यों कर पाए? क्योंकि आपने अकाउंटिंग की थी, राइट? तो अकाउंटिंग आपका एक और ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है, राइट? चलो देखें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में दिया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, हमने भी पढ़ लिया। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का ये जो मतलब है, ठीक है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है कैलकुलेट करना प्रॉफिट। देखो आगे लिखा भी होगा, राइट? देखो आगे लिखा भी होगा पक्के में। अकाउंटेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये आगे बता रहा है इफ अ रेवेन्यू exceeds expenses, then it is said that business is running profitability, but if expense exceed revenue, then it can be said business running under loss। ठीक है, कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ही क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। देखो आगे लिखा भी होगा। अ बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन रिजल्ट ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस or particular period, but it annexes to know what he owes and liability to the outsider and what he owns asset on a certain date, right? Providing information to the users or to the users for rational decision making, ठीक है, यही है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यही था कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया। अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जो कम्युनिकेट करती है। देखो लिखा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मैंने भी आपको बोला था क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या हो जाते हैं? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट दोनों आते हैं। किनको? स्टेक होल्डर को। किसके द्वारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में। फिर क्या है? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, preparing balance sheet, management not only reveal what he owned or owed by the enterprise, but also it gives information regarding concerns ability to meet in liability in short run, liquidity position, and also in long run solvency position as and when they fall due। ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन हमें ये बताती है कि भैया जब मेरे से पैसे मांगे जाएंगे तब मेरे पास पैसे होंगे देने के लिए या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपकी पोजीशन अच्छी है, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी पोजीशन खराब है। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने कवर कर लिए, राइट? इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन होते हैं यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं ना, उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है इंटरनल यूजर्स, ठीक है, एक को बोला जाता है इंटरनल
और एक को बोला जाता है एक्सटर्नल यूजर, राइट। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो विद इन कंपनी होते हैं। विद इन कंपनी की जगह लिख लो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन्हें पता है एक्चुअली बिजनेस में या कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अगर किसी कंपनी की या किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, किसी की भी बात करो, आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलेगी? उसके एम्प्लॉय से मिल सकती है। एम्प्लॉय बता सकता है कि एक्चुअली कंपनी में क्या चल रहा है, राइट। या तो आप डायरेक्ट उसके ओनर से बात कर लो, वो आपको बता देगा क्योंकि उसका तो बिजनेस ही है, या उसका मैनेजमेंट। ये तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनल होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय, ओनर और मैनेजमेंट, ये इंटरनल, इनको बिजनेस के अंदर की सारी बातें पता होती हैं। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, एम्प्लॉय बेचारा काम कर ही रहा है, ओनर का तो बिजनेस ही है, तो इनके क्या है? विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एक्सटर्नल की बात करूं भैया, जो कि बिजनेस के अंदर नहीं है, राइट। जैसे कि आपके सप्लायर जो आपको माल प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो आपके बिजनेस के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है उन्हें बिल्कुल नहीं पता। आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में उनका कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सप्लायर, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर जो आपसे माल खरीद रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, इसको भी नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपके सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, गवर्नमेंट हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं नहीं चाहती लिस्ट अधूरी रह जाए। हाँ, ठीक है, या कभी कभी ना दिमाग में नहीं आता। चलो, इसके अलावा कौन कौन है जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है? लेंडर्स, है ना, जैसे कि लेंडर्स कह लो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने आपको लोन दे रखा है, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस है भाई, चल क्या रहा है ना। तो ये आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। सप्लायर हो गया, कस्टमर है, गवर्नमेंट है जिनने आपको लोन दे रखा है। इस लेंडर्स में आपके बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक आ जाते हैं, ठीक है। एनबीएफसी आ जाता है, या कोई थर्ड पार्टी से आपने लोन ले रखा है, वो आ जाते हैं। तो हम पहले क्या कहते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है उनको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। जो आपके बिजनेस के अंदर है उनको आपकी बिजनेस में इतना क्या इंटरेस्ट है, क्यों ही इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्ट रहता होगा? कभी सोचा? एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से पहले ओनर की बात करते हैं, ठीक है। जो ओनर है वो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्टेड होता है? भैया उसका बिजनेस है तो उसको तो ये जानना है ना कि प्रॉफिट में है या नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, ये जानेगा। दूसरा, उसको ये जानना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। ओनर दो चीजों में इंटरेस्टेड होता है, किसमें? एक प्रॉफिट में, दूसरा पोजीशन में। क्यों? प्रॉफिट उसको बताता है परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस बिजनेस का। और पोजीशन क्या बताता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी भैया बिजनेस फ्यूचर में चलेगा या नहीं। भैया ओनर है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरे को ये रहेगा ना भाई मेरा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाए और सालों साल चले। तो ये तो ओनर का इंटरेस्ट है, तो बहुत सिंपल है। दूसरा आता है एम्प्लॉय। अब आप सोचो, आपको लग रहा होगा ना एम्प्लॉय को क्या पड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। भाई एम्प्लॉय है, इसको सैलरी मिल रही है, खुश रहे। एम्प्लॉय है, इसको सैलरी मिल रही है, खुश रहे। तो फिर इसको क्या इंटरेस्ट आ गया प्रॉफिट में या फाइनेंशियल पोजीशन में? इसको क्या इंटरेस्ट है प्रॉफिट और पोजीशन में? क्या बिजनेस की कोई भी पोजीशन हो, फाइनेंशियल पोजीशन हो, इसको क्या ही फर्क पड़ता है? ये अपनी सैलरी ले घर जाए, ऐसा है क्या? नहीं, एम्प्लॉय को प्रॉफिट से और फाइनेंशियल पोजीशन से असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है भाई, एक बात बताओ, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट कमा रही है, और उसका प्रॉफिट जो है मान लो वो हर साल जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। उसका प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है और हर साल उसका जो प्रॉफिट है वो 10 से 15% इंक्रीज कर जाता है कंपनी का।
अभी जो एम्प्लॉय बेचारा है ना, इसकी जो सैलरी है, ठीक है, इस सैलरी में जो इंक्रीज होता है ना, इस सैलरी में इंक्रीज होता है बेचारे का 2 से 3%। मतलब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 10 से 15%, एम्प्लॉय का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 2 से 3%। अब एम्प्लॉय कहता है भाई मैं हूं वो इंसान, मैं हूं वो मजदूर जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को ये प्रॉफिट हो रहा है। भाई आप भी कहोगे ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं काम कर रहा हूं, मेरी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे भी इस प्रॉफिट में क्या चाहिए, शेयर चाहिए। क्या चाहिए, शेयर चाहिए। मुझे भी इस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। किस टर्म्स में चाहिए, आप कहोगे या तो मुझे सैलरी दो, ठीक है, या तो सैलरी में हिस्सा दो, या आप मुझे बोनस दो। हर एम्प्लॉय यही चाहता है ना। तो भैया एम्प्लॉय ये देखता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो मेरे साथ शेयर कर रही है या नहीं, मुझे उसमें हिस्सा दे रही है या नहीं, इसलिए एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शोषण हो रहा है, कंपनी एम्प्लॉय देखना चाहता है क्या मेरा शोषण तो नहीं हो रहा, भैया कंपनी तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है लेकिन मुझे पैसा दे ही नहीं रही है। तो वो अपनी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब के लिए। ठीक है, आपको अगर मैम समझ में आ गया, प्रॉफिट से तो उसका सैलरी या बोनस का मतलब बनता है। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या लेना देना है भाई। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लंबा चलेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लंबा चलेगा, या कहूं लंबा चलेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा फ्यूचर में। ठीक है, मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। यानी भैया बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और बिजनेस ये चलता रहेगा, ये है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। अब ये दो हो सकता है फ्यूचर में, क्या, या तो बिजनेस चलेगा या पोजीशन खराब है नहीं चलेगा, दो चीजें हो सकती हैं। या बिजनेस की पोजीशन बहुत खराब है, बहुत पतली कंडीशन चल रही है, ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएगी। अगर चलेगा यानी जॉब सिक्योर, और अगर नहीं चलेगा तो जॉब इनसिक्योर। अगर बिजनेस खतरे में है तो एम्प्लॉय को कभी भी निकाल कर फेंका जा सकता है कि भाई बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं है, आप जाओ कहीं और नौकरी ढूंढो। तो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न विथ सैलरी एंड पोजीशन कंसर्न विथ जॉब सिक्योरिटी। इन दोनों को देखने के लिए भी एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय ना फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है भाई। मैनेजमेंट का मतलब वो है वो व्यक्ति जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहा है। अब बेचारा जो मैनेज कर रहा है, आप मुझे एक बात बताओ, वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट भी बढ़े, पोजीशन भी क्या चाहेगा, पोजीशन कैसी रहे, पोजीशन स्टेबल रहे। बेचारे का यही तो इच्छा होगी ना कि प्रॉफिट ग्रो कर जाए और पोजीशन स्टेबल रहे और बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म करे। अब जब उसको प्रॉफिट जानना है, उसे जानना है कि बिजनेस स्टेबल रहे, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिलेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मदद करेगा जानने में कि कहां पे क्या है, गैप है, मतलब कहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, ताकि वो स्टेप्स ले सके, है ना, स्टेप्स ले सके, कंट्रोल कर सके और बिजनेस को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मदद कर सके। तो ये तीनों लोग, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहता है प्रॉफिट एंड पोजीशन में ताकि वो और इंप्रूवमेंट कर सके, गैप को आइडेंटिफाई करके, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर कर सके, फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सके, है ना। जब उसको इसके बारे में अच्छे से तभी पता होगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा, तभी वो फ्यूचर प्लान्स बना पाएगा, है ना। कुछ ऐसा ही पता नहीं है तो क्या आप प्लान बना लोगे कि मैं को आगे एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, इसलिए मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सप्लायर पे, सॉरी एक्सटर्नल यूजर्स पे। तो एक्सटर्नल यूजर्स को स्टार्ट करते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स।
एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो आप बहुत आसानी से समझ सकोगे, वो है गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब मैं बताऊं, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है रेवेन्यू अथॉरिटी। रेवेन्यू अथॉरिटी से और अच्छे से मैं बोलूं तो मतलब क्या है, रेवेन्यू अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू अथॉरिटी का मतलब दो चीजें हो गई, क्या? इनकम टैक्स एंड जीएसटी। भैया गवर्नमेंट को एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है, अगर पैसा कमा रहे हो तो हमको पैसा दे दो। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट होता है? पैसा कमा रहे हो तो पैसा दे दो। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है क्या जानने में? गवर्नमेंट एक ही चीज जानने में इंटरेस्टेड होती है, मुझे टैक्स कितना मिलेगा, मुझे टैक्स कितना मिलेगा, ये गवर्नमेंट को जानना होता है। अब मुझे टैक्स कितना मिलेगा ये कैलकुलेट किस पे होता है? प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? अकाउंटिंग से मिलता है, राइट? तो गवर्नमेंट सबसे पहले ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है आपके बिजनेस में, आपसे भी ज्यादा अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में तो वो गवर्नमेंट है, क्योंकि उसे टैक्स चाहिए, राइट? चलो, गवर्नमेंट के बाद दूसरा व्यक्ति जो आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो बैंक होता है, जो आपको लोन देता है, जिनको हम लेंडर्स भी कह सकते हैं। लेंडर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बैंक भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग नाम लिख दे रही हूँ, सब सेम ही है, ठीक है? इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में। इनको इतना इंटरेस्ट क्यों होता है आपके बिजनेस में? टू नो क्रेडिट वर्दीनेस। अब क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है उस बिजनेसमैन की एबिलिटी टू रीपे लोन। भैया ये जो बिजनेसमैन है, क्या इसकी एबिलिटी है कि मेरा लोन लौटा पाएगा? ये जो होता है क्रेडिट वर्दीनेस जानना बैंक को बहुत, इसलिए जब भी आप बैंक के पास जाते हो ना, आप कभी भी जाओ बैंक के पास, कोई बिजनेसमैन जाए आप जाओ, ठीक है ना? अगर कोई बिजनेसमैन जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिजनेसमैन जाता है बैंक के पास, तो बैंक उससे क्या मांगता है? बैंक कहता है मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। क्या दे दो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। क्यों दे दो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेगा? वो देखेगा आपके पास असेट्स कितनी है, वो देखेगा आपके पास लाइबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं आपके पास जो असेट है वो 10 करोड़ की है, ठीक है, एक कंडीशन, और आपके पास जो लाइबिलिटी है वो 4 करोड़ की है, राइट? और आप बैंक से कह रहे हो, भैया भैया आप बैंक से कह रहे हो कि मुझे लोन दे दो 2 करोड़ का, तो बैंक क्या कहेगा? हाँ ठीक है, 10 करोड़ के पास इसके पास असेट्स हैं, लाइबिलिटी 4 करोड़ की है और 2 करोड़ का बैंक लोन मांग रहा है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है? वो कहेगा नहीं ये मेरे को लौटा सकता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर भी इसके पास लोन कितने का है? 6 करोड़ का है। अब एक कंडीशन क्या है? असेट तो 10 करोड़ की है, पहले से ही आपके पास जो लाइबिलिटी है बैंक लोन की लाइबिलिटी वो 8 करोड़ की पड़ी हुई है। अब आप बैंक के पास गए, बैंक भैया और लोन दे दो। क्या गए? बैंक भैया और लोन दे दो। कितने का दे दो? 5 करोड़ का। बैंक कहेगा 5 करोड़ का लोन कैसे दे दूं तेरे को मैं? 5 करोड़ का लोन तेरे पास है 10 करोड़ रुपए, ठीक है, उसमें से तेरे पास 8 करोड़ लौटाने की लाइबिलिटी पहले से ही है और तू मेरे से 5 करोड़ और मांग रहा है, मैं कैसे दे दूं भैया? तेरी तो कंडीशन ही नहीं है, तेरी तो औकात ही नहीं है तू मेरे पैसे लौटा पाए। भाई बहुत आसानी से समझो, आपकी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आप अपने एक दोस्त के पास गए और बोलते हो मेरे को 5 रुपए उधार दे दे, और वो दोस्त बहुत अच्छे से जानता है कि इसके पास पहले से ही 8 रुपए की उधारी है, ये इसके पास जेब में 10 रुपए हैं, इस 10 रुपए में से 8 रुपए की उधारी चुका देगा तो इसके पास तो खुद 2 रुपए बचेंगे, तो मेरे 5 रुपए कहाँ से चुकाएगा? तो बैंक क्या आपको लोन दे देगा? क्या मतलब वो दोस्त आपको 5 रुपए दे देगा? तो उसी तरह यहाँ भी सोचो ना भाई, 10 करोड़, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास असेट्स हैं, 10 में से आप 8 करोड़ की लाइबिलिटी आपके पास है और 5 करोड़ आप मांग रहे हो, बैंक आपको देगा? कहेगा नहीं, कहेगा भाई साहब आपकी औकात नहीं है 5 करोड़ के लोन की, मैं आपको नहीं दूंगा। तो बैंक हमेशा क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है, ठीक है? चलो, गवर्नमेंट हो गए, बैंक एंड लेंडर्स हो गए, अब आते हैं तीसरा,
तीसरे जो हैं वो हैं आपके सप्लायर, ठीक है, जिसको हम क्रेडिटर्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब भैया ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, मैं आपको बोलूं, इनका भी सेम है, ये भी क्या जानना चाहते हैं, ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी जानना चाहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस ही जानना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपकी क्या जानना चाहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस। क्यों जानना चाहते हैं भाई, बिजनेस क्या होता है ना, बिजनेस में क्या होता है, मान लो एक ये व्यक्ति ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बी सप्लायर है, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने बी से सामान खरीदा, राइट, मान लो 1 लाख रुपए का, और ये सप्लाई है, तो सप्लाई ने कहा आप इसके जो पैसे हैं ये मुझे आफ्टर 15 डेज दे देना, ठीक है, क्या कहा, आफ्टर 15 डेज दे देना। तो ये जो 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज ए पे करेगा, ए पे करेगा क्या, टू बी को, आफ्टर 15 डेज ए पे करेगा बी को। तो ये जो 15 दिन की लिमिट मिली है ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड। तो बी ने जो बोला ना कि आप मुझे आकर 15 दिन बाद पैसे दे देना, माल आज ही 1 लाख रुपए का ले जाओ, तो ये 15 दिन का उधारी मिला आपको, उधार का पीरियड मिला 15 दिन का, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। अब ये बताओ, ये क्रेडिट पीरियड जो बी ने आपको दिया वो किस बेसिस पे दिया, क्योंकि बी को पता है, उसने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हुई है, उसको पता है भाई एबिलिटी है, ये 15 दिन बाद क्या कर देगा, पे कर देगा, ठीक है। इस बेसिस पे आपको बी ने क्रेडिट दिया 15 दिन का कि ले जाओ, 15 दिन बाद मुझे माल, मतलब 15 दिन बाद मुझे पैसे दे देना। तो जो आपको ये सप्लायर क्रेडिट पीरियड देता है ना, ये जो सप्लायर आपको क्रेडिट पीरियड देता है, ये भी इंटरेस्टेड होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया बिजनेस सही चल रहा है नहीं का, ऐसा तो नहीं कि अब बिजनेस खराब हो गया हो, अब ये भाई साहब ऐसे है ही नहीं, इस लायक नहीं बच्चे कि मैं उन्हें 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दूं। तो उसको क्या रहेगा, अगर पोजीशन खराब है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, है ना, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो बी क्या बोलेगा, कहेगा नहीं नहीं, अब आपकी जो कंडीशन है ना भाई वो अच्छी नहीं है, एक काम करो, मुझे 2 दिन में पैसे दो, 2 डेज में पैसे दो। बहुत खराब है तो बोलेगा कैश में माल खरीदो, मुझे भरोसा नहीं है, कल के दिन आप बैंकरप्ट हो गए मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो भैया सप्लायर भी इंटरेस्टेड होते हैं, ये जो आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है ना, उधारी, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन में मिलता है, जितनी अच्छी पोजीशन उतना अच्छा क्रेडिट पीरियड, ठीक है। अब लास्ट जो आते हैं वो हैं हमारे, लास्ट से और भी हैं, देख लें आपकी बुक में इसके अलावा कोई कवर होगा तो हम भी कवर कर लेंगे। कस्टमर, हाँ एक याद आ गया, एक चीज एक इंपॉर्टेंट और है, कस्टमर। आप कहोगे कस्टमर को क्या पड़ी हमारे बिजनेस में, माल खरीदता है, माल खरीदे घर बैठे, क्या इंटरेस्टेड है। देखो मैं आपसे पूछूं, आप सबको ना, आप सबको मैं बता रही हूँ, किसी न किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कोई ना कोई चीज पसंद होगी, हर किसी को, चाहे वो चॉकलेट्स में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो आपके टीवी में हो, किसी भी चीज में, हर एक चीज में ऐसा होगा, कोई पर्टिकुलर ब्रांड, कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो कस्टमर भी क्या है, कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा होता है, यूज टू हो जाता है, वो यूज टू हो जाता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का यूज टू हो जाता है ना, कि नहीं मुझे इसी के प्रोडक्ट पसंद है, मुझे इसी की सर्विसेज पसंद है, मैं इसी के प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करूंगा। तो अगर भाई कंपनी की पोजीशन खराब है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लग नहीं रहा है कंपनी फ्यूचर में चलेगी, तो कस्टमर भी क्या करता है, कस्टमर भी ट्राई करता है कि मैं क्या करूं, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढूं, क्या करूं, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढूं। तो कम कस्टमर भी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाता है, कस्टमर भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के या सर्विसेज के यूज टू हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना, आप किसी कस्टमर के या किसी पर्टिकुलर, मैं कहती हूँ लोकल शॉप के भी अगर आप यूज टू हो ना, 4 दिन दुकान बंद रहती है तब भी आप जाके पूछते हो भैया क्या हुआ भाई साहब, आपने 4 दिन से दुकान नहीं खोली, मैं बड़ा परेशान था, ठीक है ना, होता है कि नहीं। तो आप सोचो जब इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उसके इतने प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, तो कितने कस्टमर्स प्रोडक्ट के यूज होंगे, तो वो भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवाना भूल गई थी, वो होते हैं इन्वेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर।
क्यों है ये इतने इंपॉर्टेंट? इन्वेस्टर्स के और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं भाई? ये कौन है? ये तो मालिक हैं, ठीक है, सरकार, है ना। सरकार का मतलब यहाँ वही मालिक से, ओनर से ना, ठीक है भैया। ये तो सरकार आदमी है, मालिक आदमी है। ये वही इंसान है जिन्होंने क्या किया है, कंपनी में पैसे फंसाए। कंपनी में क्या किया है, कंपनी में क्या किया है, कंपनी के में पैसे दिए हैं, कंपनी को बेसिकली फंड्स प्रोवाइड किए हैं। कैसे फंड्स प्रोवाइड किए? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स बाय किए है ना, तभी तो कंपनी को फंड्स मिला है, पैसा मिला है, कैपिटल मिला है। तो ये तो मालिक इंसान है भाई। इन्होंने कंपनी में पैसा फंसाया हुआ है। अब जब इन्होंने कंपनी में पैसा फंसाया हुआ है, मालिक इंसान है, तो इनको तो लगेगा कि भाई मैंने पैसा दिया है तो मुझे उसके बदले रिटर्न मिले, ठीक है। इनका तो रहेगा मैंने कंपनी में पैसा फंसाया तो मुझे उसके बदले रिटर्न मिले, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, ठीक है, या एप्रिसिएशन हो इन दी वैल्यू ऑफ शेयर। अगर मैंने कोई शेयर 10 रुपए का खरीदा था और कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है, प्रॉफिट कमाएगी, तो वो 10 रुपए का शेयर आगे चल के 100 रुपए का भी हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये क्या है, ये तो मालिक इंसान है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी में पैसा फंसा है, तो ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं किसमें, रिटर्न में और रिस्क में। रिस्क में इन द सेंस भैया कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, है ना। कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, इस तरह का रिस्क तो नहीं है। तो रिस्क और रिटर्न में ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं। कौन? दोनों। दोनों में मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, उनका क्या है, उनको ये रहता है भाई रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, उन्हें ये जानना होता है रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है, पोटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब, या शेयर होल्डर मतलब पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस में इंटरेस्टेड रहते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये लगता है कि भाई मैं एक सॉरी, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी कि जो फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किस कंपनी में पैसा फंसाने से मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किस कंपनी में पैसा फंसाऊं तो मुझे हायर रिटर्न मिलेगा, और जो मेरा रिस्क है वो कम से कम रहेगा। क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें पैसा फंसाऊं तो मेरा रिटर्न ज्यादा रहेगा और मुझे रिस्क कम होगा। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर को देखना होता है। तो मान लो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर था, ठीक है, हमारे मिस्टर वाई पोटेंशियल इन्वेस्टर थे। इन्होंने दो कंपनी देखी, एक रिलायंस देखी, एक टाटा देखी। दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से गो थ्रू किया। और जब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया तो वाई को लगा कि नहीं, रिलायंस कंपनी क्या है, बेटर कंपनी है, तो मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भैया अगर आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो ईयर बाय ईयर, यानी कि आपकी ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है यानी कि डिविडेंड अच्छा मिलेगा, यानी कि मुझे शेयर्स की वैल्यू का एप्रिसिएशन भी अच्छा होगा। और अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ नहीं रही है, प्रॉफिट आपके गिर रहे हैं, यानी कि रिस्क ज्यादा है इस कंपनी में पैसा फंसाने से, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट गिर रहा है, स्टेबिलिटी भी खराब हो सकती है कहीं ना कहीं। कम इन्वेस्टर को क्या लगता है, डर लगने लगता है। तो इन्वेस्टर्स भी आपके बिजनेस में उतने ही इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, चलो, हाँ, हमने इसके साथ साथ यूजर्स भी कवर कर लिए। देखें यूजर्स में इन्होंने क्या क्या कवर कर रखा है। यूजर्स में इन्होंने क्या क्या कवर कर रखा है। आ, हम्म इन्वेस्टर्स कवर कर लिया, एम्प्लॉय कवर कर लिया, लेंडर कवर कर लिया, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स ऑलरेडी कवर, कस्टमर्स कवर, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। गवर्नमेंट देयर एजेंसी का मतलब वही है, रेवेन्यू अथॉरिटीज हो गई, सेबी हो गया, मतलब ये सारी चीजें, आरबीआई वगैरह, गवर्नमेंट उनकी एजेंसीज हो गई। पब्लिक, पब्लिक बस नहीं करवा है, मैनेजमेंट करा दिया। पब्लिक का मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं और आप, मैं एक बात कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कोई कंपनी तो याद नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल एक कंपनी है, लोटस लिमिटेड। लोटस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, और मान लो ये लोटस लिमिटेड पर्टिकुलर परफ्यूम बनाती है, राइट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ परफ्यूम बनाती है।
ऑल्दो मैं इस कंपनी का परफ्यूम यूज नहीं करती, मैं इस कंपनी का परफ्यूम यूज नहीं करती, राइट। और मैं इस कंपनी का कोई और भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती, मैं इस कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंटरेस्टेड हो सकती हूँ। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं तो कह रही हूँ ना तो मैं इसके प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, ना ही मैं इसके शेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, सारी चीजें हाइपोथेटिकल है, राइट। एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती इसके, ना मैं इसके प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ना मैं इसकी सप्लायर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके फाइनेंशियल्स में इंटरेस्टेड हूँ। अब आप बोलोगे क्यों? देखो, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक है। मैं एज ए पब्लिक क्या चाहती हूँ, मैं एज ए पब्लिक ये चाहती हूँ जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो वो गुड फेथ में काम करें, ऐसे काम करें जिससे सोशल वेलफेयर हो, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, यही मैं चाहूंगी ना। तो मेरा इंटरेस्टेड है कि कंपनी कोई गलत तरह के काम में तो एंगेज नहीं है जिससे पब्लिक एट लार्ज को किसी भी तरह का लॉस हो सकता हो, या कंपनी किसी ऐसे मेथड या प्रोसेस का यूज तो नहीं कर रही है जो एनवायरमेंटली हार्मफुल है। तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हो सकती हूँ। देखिए, और दूसरा मेरा ये भी है कि कंपनी कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है उसका, मैं ये जानने में भी इंटरेस्टेड हो सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हो सकती हूँ। तो लिखा ना, द पब्लिक एट लार्ज is interested in functioning of enterprise because it may make a substantial contribution to local economic in many ways, including number of people employed and their patronage to the local suppliers। ठीक है ना, राइट भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं, बट हो सकता है वो लोटस लिमिटेड जो कंपनी है, वो जो परफ्यूम सप्लाई कर रहे हो मेरे लोकल एरिया में बहुत बिक रहे हो, कल की तरह वो कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, या वो कंपनी जिस एरिया जिस सिटी में रहती है वहां लगी हुई, वहां बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कंपनी का बंद हो जाए तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मैं सोशल थॉट प्रोसेस से उस कंपनी से इंटरेस्टेड हो सकती हूँ, ठीक है ना, जानने के लिए कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके यूजर्स, राइट। अब यूजर्स के बाद हम एक और कोई छोटा टॉपिक ले सकते हैं क्या? एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग मुझे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्लास कितना हो गया है ना, चलो 52 मिनट हो गए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में ना, चलो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा टाइम है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेजरमेंट, ठीक है। आप बता सकते हो जो अकाउंटिंग है वो क्या मेजर करती है? करंट ट्रांजैक्शन, मतलब करंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, पास्ट इवेंट और ट्रांजैक्शन, फ्यूचर इवेंट और ट्रांजैक्शन, क्या करती है? करंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, जो मेजर करती है ना वो पास्ट करती है। अब आप कहोगे कैसे बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आप ये अकाउंटिंग करी पूरा 1 अप्रैल 2024 से लेकर आप पूरी अकाउंटिंग करोगे ना 31 मार्च 25 तक करोगे, और इसके बाद आप इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो आप मान लो आप यहां बैठे हो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 25 को, 10 अप्रैल 25 को बैठ के आप प्रॉफिटेबिलिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? क्या मेजर कर रहे हो? वही ना जो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच हो चुका है, यही तो मेजर कर रहे हो, यही तो मेजर कर रहे हो ना, और कुछ थोड़ा ना मेजर कर रहे हो। देखो क्या लिखा है, यही तो लिखा है, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी और डेपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करती है, उसके बेसिस पे बताती है कि भैया इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल जो पढ़ा, लास्ट में एग्जाम हुआ, एग्जाम हो के रिजल्ट आया, तो पता चला कि भाई साहब इनकी पोजीशन अच्छी थी क्योंकि इनने मार्क्स जो स्कोर करे हैं वो 80% अबव स्कोर करे, राइट। तो सेम उसी तरीके है कि तो आपकी परफॉर्मेंस जो मेजर हुई वो क्या थी, पूरे साल की हुई, तो पास परफॉर्मेंस हुई ना आपकी मेजर, लेकिन पोजीशन करंट की बताई गई, राइट। अभी जो मेजरमेंट है, ठीक है, अब ये मेजरमेंट क्या क्या करता है भाई, इसी मेजरमेंट की वजह से, ये आपने जो साल भर मेजर किया इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग, है ना। कैसी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हो जाएगी भाई, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास अच्छी है, हमारे पास अच्छी खासी रिटर्न अर्निंग है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, हमने डिसीजन लिया, हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने देखा, जो हमने मेजरमेंट की उसके बाद हमें पता चला कि बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है, पोजीशंस खराब चल रही हैं, हमें एक्सपेंड नहीं कर सकते, हमें अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बिजनेस की एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा ताकि हम अपने बिजनेस को सर्वाइव करा सकें। तो डिसीजन मेकिंग इसी के बेसिस पे हो जाती है। थर्ड, हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग कैसे होती है, देखो फोरकास्टिंग क्या है ना, तो फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है, और ठीक है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग हर साल कर रहे थे, और हर साल करने के बाद, ठीक है ना, हम पिछले 3 सालों से अकाउंटिंग कर रहे थे, 4 मतलब हैं, और हमने जब प्रॉफिट देखा तो हम एक पैटर्न देखते हैं, पहले 100 था, फिर 105 हुआ, ठीक है, फिर ये 105 से एक काम करो ना, फिर ये 110 हुआ, फिर 110 से ये आपका 121 हो गया, फिर ये मान लो 142 हो गया, इस तरीके से ये प्रॉफिट चल रहा था, मतलब प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा था, 100, 110, 121, 142 है ना, मान लो यहाँ 120 हो गया था, 142। अगर आप देखोगे ना तो आपको मोटा मोटा दिखेगा कि 10% प्रॉफिट यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ भी देखोगे तो लगभग 10% के आसपास बढ़ा, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 120 और 12, यहाँ पे मान लो ये 130, यहाँ भी 135, यहाँ भी लगभग लगभग तो 10% से कुछ ज्यादा में यहाँ भी बढ़ गया। तो आपको एक तो पैटर्न दिखाई दे रहा है ना कि हर साल हमारा प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 10% के आसपास बढ़ रहा है। तो इसके बेसिस पे आप ये मानते हुए कि जैसे ये 4 सालों में कंडीशन थी, जैसे कि कोई कोरोना नहीं आया, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल थी, कुछ भी मतलब जो सारी नॉर्मल कंडीशन 4 सालों में थी, अगर वैसे ही कंडीशन चली 5th ईयर में भी, तो हमारा प्रॉफिट 10% से इंक्रीज कर जाएगा। आप ये क्या करोगे, फोरकास्ट करोगे। अब ये फोरकास्ट आप क्यों कर पाए, आप ये फोरकास्ट इसलिए कर पाए क्योंकि आपने पिछले 4 सालों के रिजल्ट को एनालाइज किया था, और एनालाइज करके आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पता चला कि भाई प्रॉफिट हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो आपने फोरकास्ट कर दिया कि अगले साल भी 10% से इंक्रीज कर जाएगा। तो अकाउंटिंग हमें किसमें मदद करती है, फोरकास्टिंग में मदद करती है, राइट। इसके बाद आता है तीसरा जो हमें मदद करती है, किसमें करती है, हमें मदद करती है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब कंपैरिजन इवैल्यूएशन दो तरह से होता है, राइट। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। इंट्रा और इंटर का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब है स्वयं के साथ, ठीक है, और इसका मतलब है दूसरे के साथ, ठीक है, दूसरे के साथ। इंट्रा का मतलब जैसे कि मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये एक कंपनी है, ठीक है। इंट्रा कंपैरिजन कब होगा, जब मान लो ये अपने ईयर 2023 का कंपैरिजन करेगी अपने ही ईयर 2024 के साथ, ठीक है। ये कंपनी ABC अपने ही ईयर 2023 का कंपैरिजन करेगी ईयर 2024 के साथ। मान लो ये कह रही है कि प्रॉफिट मेरा जो 23 में था वो 40 करोड़ का था, और मेरा 2024 में प्रॉफिट 45 करोड़ हो गया। तो ये क्या कर रही है, आपस में ही अपना कंपैरिजन कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। इंटर कंपैरिजन क्या होता है,
मान लो एक कंपनी है एबीसी और एक कंपनी है पीक्यूआई। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही अपने 2023 का कंपैरिजन कर रहे हैं। एबीसी कह रही है मैंने 40 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, पीक्यूआई कह रही है मैंने 39.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग हमारे कंपैरिजन में भी हमारी मदद करती है। अब कंपैरिजन तो हो गया कि हाँ पता चल गया। इवैल्यूएशन होता है ना भाई, 23 में प्रॉफिट 40 करोड़ था, 2024 में ये प्रॉफिट 45 करोड़ हो गया। 5 करोड़ से जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ, हम इवेल्युएट करेंगे रीजन क्या था। सेल्स बढ़ गई ये रीजन था, या सेल प्राइस बढ़ गई ये रीजन था, या एक्सपेंसेस कम हो गए ये रीजन था, किस वजह से प्रॉफिट बढ़ा, इसको हम इवेल्युएट कर पाते हैं। अब एबीसी पीक्यूआई, इसका 40 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका 39.5 करोड़, देखा जाए अंतर 0.5 करोड़ का है। तो हम देखना चाहेंगे 0.5 करोड़ से पीक्यूआई पीछे क्यों रह गई, है ना, 0.5 करोड़ से पीक्यूआई पीछे क्यों रह गई। तो हम यहाँ पे भी इवैल्यूएट, भाई ये रीजन था, इसलिए पीक्यूआई में क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। देखा तो पता चला कि पीक्यूआई का प्रॉफिट इसलिए कम हो गया क्योंकि इसने रिसेंट ईयर में फिक्स एसेट खरीदे थे, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस बढ़ गए, राइट। तो ये हमारी कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन में भी मदद करती है। इसके साथ ही अकाउंटिंग फंक्शन हमें मदद करता है किसमें, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट में। देखो कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हम रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो या एक्सटर्नल यूजर्स, वो इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो मैं बहुत ऑलरेडी समझा चुकी। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट इसका एक फंक्शन है। 6th पॉइंट भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्या मदद करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हो, टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, आप निकालते क्या हो, आप निकालोगे प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को फिर मल्टीप्लाई करोगे टैक्स रेट से, ठीक है, और टैक्स रेट से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टैक्स अमाउंट आ जाएगा, यही है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मैं आपसे कह रही हूं आपका जो प्रॉफिट है वो 50 नहीं 5 लाख कर देती हूँ, कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ चलो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख का है और आपका जो टैक्स है वो 25% से आप पे टैक्स लगता है, तो आप बड़े आसानी से कह लोगे हाँ मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा 1,25,000 लगेगा, ठीक है। आप कंपनी हो, 5 लाख का आपका प्रॉफिट है, 25% का टैक्स लगाऊंगी तो 1,25,000 टैक्स। क्या किया आपने, आपने ये जो प्रॉफिट था, ये आपका प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को आपने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया, यही किया ना, और अपना टैक्स अमाउंट निकाल लिया, राइट। तो भाई ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कहां से आया, अकाउंटिंग करके ही तो आया ना, आया कि नहीं आया, अकाउंटिंग करके प्रॉफिट आया ना। तो अकाउंटिंग ने आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में क्या करी, मदद करी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। चलिए देखें, तो वही लिखा है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। अच्छा एक और रह गया हमारा, क्या, कंट्रोल रह गया भाई, चलो कंट्रोल और कर लेते हैं। जो पढ़ लिया, देखो मेजरमेंट मैंने आपको समझा दिया, राइट, फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दी, डिसीजन मेकिंग बता दी, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन बता दिया, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन बता दिया। हमारा रह गया है कंट्रोल, क्या रह गया है, कंट्रोल, राइट। चलो कंट्रोल को और समझ लो थोड़ा सा। कैसे मदद करता है कंट्रोल, ये मदद करता है कंट्रोल के फंक्शन में, ठीक है। अब जो भी पॉइंट हो 7वां डाल देती हूँ मैं, कंट्रोल। देखो हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बहुत अच्छा साल गया आपके लिए। आपकी जो सेल्स थी वो बहुत 30% से आपकी सेल्स स्पाइक कर गई, बहुत सेल हुई आपकी। आपको लगा भाई सेल्स मेरी 30% से बढ़ी है, इस बार प्रॉफिट कुछ नहीं तो अराउंड 25% से तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। आपने देखा तो आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था वो हुआ मात्र 7.5% से।
देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 22.5%। आप शॉक्ड कह रहे हो मेरी सेल्स बढ़ी 30% से एंड मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ओनली 7.5% से। इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों आया? भाई अगर 30% से सेल बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनलिटी बढ़ेंगे। अगर एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनलिटी बढ़ रहे हैं तो कम से कम 20 से 25% से तो प्रॉफिट इंक्रीज होना था, कम से कम में भी। आप तो शॉक्ड हो गए। तो आप क्या करोगे? आप रीजंस फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? आप रीजंस फाइंड आउट करोगे कि भाई क्या रीजंस रहा। जब आपने रीजंस देखे तो आपको पता चला, क्या पता चला? लेबर इनएफिशिएंसी है। क्या है? लेबर इनएफिशिएंसी है। लेबर अच्छे से काम नहीं कर रही है। आपने जो कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल एक्वायर किया, वो हाई प्राइसेस पे खरीद लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें पता चली। आपने देखा डाउन टाइम बहुत है, ठीक है ना, डाउन टाइम बहुत है। क्यों डाउन टाइम बहुत है? क्योंकि जो मशीनरीज है वो बहुत टाइम ले रही हैं तैयार होने में। तो आपको बहुत सारे रीजंस पता चले कि किस वजह से आपका प्रॉफिट इतना कम है सेल्स इंक्रीज करने के बाद भी। आपको पता चला जो कि आप इन्वेंट्री रखते हो, इन्वेंट्री स्टॉक करके रखते हो, उसमें बहुत सारी इन्वेंट्री खराब हो जाती है, आपके प्रोसेस में वेस्टेज बहुत होता है। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम था। तो जब आपने ये रीजंस आइडेंटिफाई करे ना, तो आपने रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद कहा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंट्रोल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? अब मैं कंट्रोल लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा कंट्रोल? ताकि ताकि प्रॉफिट इंप्रूव हो सके, है ना, ताकि प्रॉफिट इंप्रूव हो सके, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो कंट्रोल फंक्शन में भी अकाउंटिंग मदद करती है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि सेल्स 30% से बढ़ रही है और प्रॉफिट 7.5% से। ठीक है, तो वही लिखा है। क्या लिखा है? accounting identify weakness in of operation system and provides feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness। ठीक है, आपने अकाउंटिंग करी तो आपको पता चला कि सेल्स बढ़े थे, ठीक है, और प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तब आपने रीजंस देखे तो आपको वीकनेसेस पता चली ऑपरेशन सिस्टम में, ऑपरेशन सिस्टम वीकनेस पता चली, तो अब आप उस पर क्या लगाओगे? कंट्रोल्स लगाओगे। अब कंट्रोल्स लगाने के बाद आप उसका क्या लोगे? फीडबैक लोगे कि भैया ये सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आप उसको चेक करोगे। इस तरीके से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसके सारे ही फंक्शंस को कवर कर लिया है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में इसके बाकी छोटे हुए जो भी टॉपिक हैं, जो कि ऑल दो इतने ज्यादा नहीं है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बचा है, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, इसमें भी ज्यादा बहुत डीप डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रह गया है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल के लिए, तो कल हम वो करेंगे। तो कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।